हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा ये बहुत प्यारा सा वीडियो लेक्चर होने जा रहा है जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ पार्ट ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड 3 वीडियो लेक्चर पहले देख चुके हैं, तो इसके बाद ये 4th वीडियो लेक्चर है आपके लिए जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। गाइस, आज जो हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने जा रहे हैं, शॉर्ट में मैं इसे लिख रहा हूं ओपी। ठीक है, ओपी स्टैंड फॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन बाबू, ऑस्मोटिक प्रेशर हम पढ़ाने से पहले मुझे आपको समझाना होगा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे ये टर्म बना है, और वो टर्म है ऑस्मोसिस। क्या है? ऑस्मोसिस। एक्चुअल में ऑस्मोसिस जो टर्म है ये एक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है ऑस्मोज, और ऑस्मोज का मतलब होता है पुश करना। दैट इज अ लैटिन टर्म। तो गाइस, आगे चलते हैं। और ऑस्मोसिस बहुत आसान तरीके से ये समझ में आने वाला है आपको। ऑस्मोसिस याद रखिएगा, और इसका सारा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे इजी वे में, ये मेरा वादा है, बशर्ते आप अच्छे से सिर्फ ऑस्मोसिस को समझ लो। ये ऑस्मोसिस में मैं कर क्या रहा हूं, वी टेकन एज अ 2 कंटेनर, और इस 2 कंटेनर को के बीच में मैं 2 बना कैसे रहा हूं। एक्चुअल में मैंने बीच में एक मेम्ब्रेन लगा दिया है, जिस मेम्ब्रेन को आप क्या कहते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं एसपीएम। तो गाइस, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है, ये एक्चुअल में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नाम दिया गया है सेमी, लेकिन इसके फंक्शन के बेसिस पे बात करेंगे तो ये कहलाता है सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब दे कैन अलाउड टू पास ऑफ सम सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स बट एक्ट एज अ बैरियर फॉर द अनदर मॉलिक्यूल्स। हमारे बॉडीज में जो हमारा सेल होता है, वो सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन होता है जिसे आप कहते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करता है। इसको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं, मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको इस मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा रहा हूं। ये मेम्ब्रेन बायो मॉलिक्यूल्स में से जिस मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर आना है उसे अंदर आने देगा, लेकिन जिस मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर नहीं आना है उसे ये आने नहीं देगा। मतलब यहां पे ये कहीं ना कहीं सेलेक्टिव नेचर का होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, आपके लिए आगे है कि ये 2 कंटेनर बन चुका है, एक यहां और एक यहां, और दोनों में मैं क्या डाल रहा हूं, सॉल्यूशन डाल रहे हैं। एक काम करते हैं गाइस, एक कंटेनर में हम लोग प्योर सॉल्वेंट ले लेते हैं। कौन सा मॉलिक्यूल्स? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, मतलब वाटर ले लेते हैं यहां। और वही दूसरे कंटेनर पे मैं सॉल्यूशन बनाने जा रहा हूं। सॉल्यूशन बनाऊंगा तो ऑब्वियसली है कि मुझे इसमें ऐड करना होगा सम सॉल्यूट फॉर द मेकिंग ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनाने में मुझे सॉल्यूट ऐड करना पड़ा। अब देखो गाइस, ये सॉल्यूशन बन चुका है और ये है प्योर सॉल्वेंट, यानी यहां पर सिर्फ और सिर्फ इसमें, इस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ मैंने रखा है, क्या रखा है, सॉल्वेंट। लेकिन वही दूसरे केस में देखोगे तो ये बन गया आपका सॉल्यूशन। तो कैसे सॉल्यूशन बना, तो सॉल्वेंट तो था ही, लेकिन सॉल्वेंट में मैंने ऐड कर दिया क्या, सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब जो सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा वो कंसंट्रेशन सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, ना कि सॉल्वेंट के ऊपर। ये बात आप याद रखोगे। तो यहां पे मैंने सॉल्यूट मिलाया है, तो मैं कह सकता हूं कि इसका कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। लेकिन वही बाबू, अगर मैं इधर बात करूं तो यहां पे मैं क्या कहूंगा कि यहां पे कंसंट्रेशन क्या है, सर, कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहां पे सॉल्यूट नहीं है। तो बच्चा, इतना आसान सा बात है कि ये प्योर सॉल्वेंट है और यहां पे क्या है, सॉल्यूशन है, तो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इसका कंसंट्रेशन कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि यहां सॉल्वेंट नहीं है और यहां सॉल्वेंट है। अब गाइस, फ्लो में अगर मैं आपसे बात करूं कि सॉल्यूशन में तो 2 चीजें होती है गाइस, पहला होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो फ्लो कौन करेगा, सॉल्यूट या सॉल्वेंट? तो सर दोनों कर सकता है। यहां पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही फ्लो करेगा, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्लो
नहीं करेगा। सर क्यों? वो भी तो मॉलिक्यूल्स है बेटा। ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल साइज में बड़े होते हैं और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल साइज में छोटे होते हैं। तो ऐसे केस में आप ये समझ लो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बीच में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो इस पोर्स से सिर्फ और सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स पास कर सकता है जो साइज में क्या है, छोटा है। तो सर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास करेगा, क्यों? क्योंकि वो छोटे साइज का है, जैसे आप लोग छोटे छोटे हो ना वैसे ही। तो ये गाइस अब क्या होगा कि पास आउट होगा। तो सर कहां से कहां, यहां से यहां जाएगा, वहां से यहां आएगा, आना जाना लगा रहेगा? नहीं, आना जाना नहीं लगा रहेगा। यहां पर कंसंट्रेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल है। अब यहां देखो, यहां कंसंट्रेशन क्या है, कम है, और यहां कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा। मैं लिखा हुआ भी हूं कि यहां कंसंट्रेशन ज्यादा और यहां कंसंट्रेशन कम है। मैं ऐसे कह रहा हूं दिस वन इज C1, दैट वन इज C2, और यहां C1 और C2 में ज्यादा कंसंट्रेशन किसका है, लाल लाल कहां ज्यादा दिख रहा है, इधर। तो सर यहां तो आप डाले ही नहीं है। चलो थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको सॉल्यूशन भी बना देता हूं, थोड़ी देर के लिए अगर सॉल्यूशन भी बना देते हैं, तो इसमें सॉल्यूट क्या मिलाते हैं, कम मिलाते हैं, तो इसका कंसंट्रेशन क्या रहेगा, कम, और इसका कंसंट्रेशन क्या रहेगा, ज्यादा। समझ में आ गई बात? सॉल्वेंट ना लेकर के अगर मैं सॉल्यूशन लेता हूं, तो सॉल्यूशन में भी कम कंसंट्रेशन और ज्यादा कंसंट्रेशन। अब आते हैं गाइस दूसरी बात से, इस सॉल्वेंट को हटा देते हैं वरना कंफ्यूजन होगा। यहां पे लिख देते हैं सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन लिए, एक वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कम हमने मिलाया, और दूसरा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ज्यादा मिलाया। अब बच्चे क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। नहीं, यहां पे मंजूर खुदा भी होगा और आपका आंसर भी आएगा। कैसे, ध्यान देना, यहां पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होगा उसका फ्लो डायरेक्शन होगा कहां से, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। किस तरफ फ्लो डायरेक्शन होगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। यानी यहां पे लो कंसंट्रेशन और ये हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो हो रहा है। लेकिन मैंने कहा कि कभी भी सॉल्यूट फ्लो नहीं हो सकता, जब भी फ्लो होगा सॉल्वेंट का फ्लो होगा। किधर से किधर, लो से हाई की तरफ। कौन, सॉल्वेंट फ्लो होगा। याद हो गया? अब गाइस आते हैं, जब ये फ्लो होगा, कौन फ्लो होगा, सॉल्वेंट होगा। तो सर एक ही बात बार बार पूछ रहे हैं ताकि याद हो जाए बेटा, गड़बड़ाओ नहीं। और यहां से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कम होगा और ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या होगा, ज्यादा होते जाएगा। सर ज्यादा होते होते इधर जीरो हो जाएगा, इधर पूरा हो जाएगा? नहीं, ये जीरो नहीं होगा। ये तब तक ऑस्मोसिस करता रहेगा जब तक दे अटेन इक्विलिब्रियम, मतलब C2 का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए किसके, C1 के। बात जो भी है, जैसे जैसे ये फ्लो होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ऑब्वियसली सॉल्यूट तो फ्लो हो नहीं रहा, सॉल्वेंट इधर जा रहा, तो इसके कंसंट्रेशन को घटाएगा, इसके कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगा। और जब ये इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगा तो ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा। ऑस्मोसिस समझ में आ गया? चलो एक डिफिनीशन लिख लेते हैं ऑस्मोसिस का क्या होता है। आते हैं, डिफिनीशन हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ बताएंगे, आप खुद लिख लोगे। फ्लो कौन हो रहा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, कहां से कहां हो रहा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। तो डिफिनीशन आपका तैयार हो गया, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू द हाई कंसंट्रेशन। कैसे, अपने आप नहीं सर, बीच में आपने लगाया था सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, तो इसको भी ना जोड़ोगे डिफिनीशन में, तो आप लिखोगे द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू द हाई कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो सर ऑस्मोसिस तो समझ में आ गया, लेकिन किताब में हम कुछ और पढ़े। किताब में लिखा हुआ था सर हाई वाटर कंसंट्रेशन, और यहां पे इसमें लिखा हुआ था सर लो वाटर कंसंट्रेशन। तो मैं आपको बता दूं कि ये भी डिफिनीशन बनेगा। सर जबरदस्ती बना रहे हैं का, नहीं जबरदस्ती नहीं बना रहे हैं, ये भी फैक्ट है। वो कैसे मैं आपको बता रहा हूं। फिर से पीछे आते हैं, इस बार हम सॉल्यूट के रिस्पेक्ट को हटा देते हैं और आ जाते हैं सॉल्वेंट का रिस्पेक्ट। गाइस यहां आप देख रहे हो कि मैंने वाटर माना था, तो यहां पे वाटर क्या होगा, ज्यादा होगा क्योंकि सॉल्यूट कम है। लेकिन वही दूसरे केस में क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में यहां चलते हैं, तो यहां वाटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहां सॉल्यूट क्या है, ज्यादा है। तो आप कह सकते हो लो वाटर कंसंट्रेशन, और यहां क्या, हाई वाटर कंसंट्रेशन। बात समझ में आ रही है? यहां वाटर ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि यहां सॉल्यूट कम। यहां वाटर कम क्यों हो गया, क्योंकि यहां सॉल्यूट ज्यादा है। इसलिए आप कह सकते हो हाई वाटर कंसंट्रेशन टू द लो वाटर कंसंट्रेशन। डिफिनीशन फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो, द फ्लो ऑफ solvent molecules from the high water concentration to the low water concentration through the semi permeable membrane are called
ऑस्मोसिस। तो आप चाहे तो सॉल्यूट को रिस्पेक्ट बना करके लिख सकते हो या सॉल्वेंट को, लेकिन सॉल्वेंट के लिए आप लगाओगे हाई वाटर कंसंट्रेशन टू द लो वाटर कंसंट्रेशन, लेकिन यहां कहोगे लो कंसंट्रेशन और यहां कहोगे हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब गाइस जो मैं बताने जा रहा हूं आपको वो क्या बताने जा रहा हूं, जैसे ऑस्मोसिस होता है वाटर का फ्लो डायरेक्शन यहां से यहां बढ़ जाएगा होने पे। इनिशियल इसका लेवल क्या था, यहां था। अब जो ऑस्मोसिस जितना हुआ पहले होने दो, जब तक ये इक्विलिब्रियम अटेंड ना कर ले। इसका लेवल यहां था, ये घट करके यहां पहुंच गया, और इसका लेवल यहां था, वो बढ़ के यहां पहुंच गया। जितना ये घटा उतना ये बढ़ गया। चलिए सर यहां तक तो बात समझ में है। एक्चुअल में मैं ऑस्मोटिक प्रेशर आपको बताने जा रहा हूं। अब आप लगा दो एक पिस्टन, क्या लगा दो, पिस्टन। अब पिस्टन से प्रेशर अप्लाइड करो। कितना प्रेशर आपको अप्लाइड करना है, इतना प्रेशर कि इसका जो वॉल्यूम था वो इनिशियल वॉल्यूम के बराबर हो जाए। अब जो प्रेशर आप पिस्टन नीचे की तरफ लगाओगे तो ये फ्लो डायरेक्शन क्या होगा, पीछे भागना स्टार्ट करेगा, ट्विंग 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 ट्विंग, सब भागा पीछे, बैक गियर लगा दिया। क्यों, क्योंकि इस बार क्या मिल रहा, प्रेशर मिल रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर जो आप अप्लाइड कर रहे हो। इसके पिस्टन को आपने वहां तक मेंटेन किया जहां तक आपका इनिशियल लेवल था, और इसका लेवल भी उतना ही हो गया। अब जितना प्रेशर आपने अप्लाइड किया है उस प्रेशर को आप कहोगे ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर मेंशन हम लोग करेंगे पाई से। एक और चीज समझ ही लो, रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो सर ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, गाइस देखना, यहां तक जो मैंने प्रेशर लगाया उसको बैलेंस करने के लिए किसके बराबर, इनिशियल स्टेज बनाने के बराबर, तब तक वो ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। लेकिन आप और प्रेशर लगा दे रहे हो, और प्रेशर लगा दे रहे हो, अब क्या ये तो जबरदस्ती भागना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा लग रहा। तो ऐसे केस में वाटर का लेवल यहां से घटना स्टार्ट हो जाएगा और यहां क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे केस को आप बोलोगे रिवर्स ऑस्मोसिस। तो सर इसका भी शॉर्ट नाम है, हाँ बाबू इसका भी शॉर्ट नाम है, जिसको कहते हो आरओ। नाम सुने हो, आरओ, वाटर प्यूरिफाइड। हाँ सर मेरे घर में लगा हुआ, हम उसी से पानी पीते हैं। तो गाइस जो आरओ आप यूज करते हो ना, दैट इज बेस्ड ऑन द रिवर्स ऑस्मोसिस। तो सर कभी तो हम लोग जाके दाबे नहीं है उसको, बेटा इलेक्ट्रिक मशीन लगा होता है उसमें जो उसको खुद पुशअप करता रहता है और ऐसी वर्क को परफॉर्म भी करता है। आगे बताइए, ठीक है। तो शायद ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया, रिवर्स ऑस्मोसिस समझ में आ गया। आगे आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको आप पाई से डिनोट करोगे, और यहां पे थोड़ा सा आइडियल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन लेंगे। आप आ जाओ PV = nRT। सर ये तो आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल वही चीज हो जाएगा, लेकिन P की जगह पे क्या लिख डाल देंगे, पाई। पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई को रहने दें, यहां डाल दो N/V × RT। N is the number of mole and V is the volume। तो गाइस नंबर ऑफ मोल पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन होगा, CRT। तो कहीं ना कहीं ये प्रूव्ड हो गया, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कंसंट्रेशन के। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा ऑस्मोसिस उतना ज्यादा होगा, सिंपल सी बात। आते हैं मोल, किसका मोल, सॉल्यूट का। तो आपके लिखोगे NB / WB / V × RT। सर R क्या होता है, R होता है गाइस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसको आप जानते हो, क्या जानते हो सर, हमको याद है 0.0821। गुड, R को लगा देना, टेम्परेचर दिया रहेगा, आपकी कहानी खत्म। ये डेरिवेशन आपका बन गया ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो सर क्वेश्चन वो ना करवाइएगा, करवाएंगे बेटा। अभी फिलहाल आप ये इसको स्क्रीनशॉट लो, अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। तो सर अभी टॉपिक बचा हुआ है, अभी बहुत टॉपिक बचा हुआ है पढ़ने वाले टॉपिक्स में। अभी बहुत सारे ऐसे थ्योरेटिकल सवाल इससे पूछे जा रहे हैं, खासकर ऑस्मोटिक प्रेशर से, जिसे आपको माइंड में रखना है। वो क्या है, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट। हाँ तो गाइज अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ यू कैन डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को आप कैसे डिटरमाइन करोगे, उसके लिए एक मेथड है जिसका नाम है बेर्कले-हर्टले मेथड। तो सर ये कौन सा, बेर्कले और फिर हर्टली, ऐसा कोई मेथड नहीं बेटा, क्या कहना, बेर्कले-हर्टले मेथड। इस मेथड के तहत आप डिटरमाइन कर सकते हो क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। ये आप एक कप देख रहे हो और इस कप में सबसे पहले आप डाल दो इसके अंदर वाटर, डाल दिए, और वाटर डालने के बाद ये अभी बंद है, बहुत ज्यादा वाटर रहेगा, बहुत छोटा सा मैंने बनाया है।
और पहले आप इसको समझ लो, ये रेड वाला जो जोन नजर आ रहा, ठीक है, इस रेड वाले जोन को आप कहोगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और यहां पर भी लगा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बाकी ये स्टील वेसल्स है दोनों साइड पे, इससे बाहर नहीं जाएगा। देखो हमने फाड़ दिया है, हो सकता है चला जाए, इसलिए इसको बंद कर दो जल्दी। हाँ बंद कर दिया सर। अब देखा जाए क्या होगा सर। तो अब ये होगा कि यहां पर आप डालोगे सॉल्यूशन, और ऊपर वाले में सर क्या डालेंगे, पॉल्यूशन नहीं, यहां भी डालना है सॉल्यूशन, किसी में मत डालना तुम पॉल्यूशन, यहां भी डाल देंगे सॉल्यूशन। तो दो डिफरेंट तरह का सॉल्यूशन नहीं गाइस, ये एक्चुअल में ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये ट्यूब लाइक है, राउंड टाइप का, तो इसलिए मैंने ऊपर नीचे दोनों बनाया। अब इसके ऊपर क्या होगा, आसपास सॉल्यूशन रहेंगे। अब ये आप ले रहे हो इसमें प्योर वाटर, सच में सर, हाँ सच में। अब जैसे प्योर वाटर लोगे, इस पिस्टन को पकड़ के घुमा दोगे, सर हमको घुमाने पता है, हम घुमाएंगे, घुमा दो। जैसे घुमाओगे क्या होगा, होगा ये कि जो वाटर है वो यहां से यहां आ जाएगा, और यहां आ जाएगा, यहां से कहीं नहीं जाएगा सर, बगल वाले में भी चला जाएगा, यहाँ पे ऊपर। चलो ठीक है, वाटर आप डालने के बाद फिर से इसको बंद कर दो। अब वाटर यहां से नहीं आ रहा, होगा क्या, अभी आप यहां पे ध्यान देना, यहाँ पे फोकस करना इस जगह पे कि इस दैट इज कॉल्ड कैपिलरी। इसको आप क्या कहते हो, कैपिलरी कहते हो। इस कैपिलरी में पहले लेवल पानी यहां पहुंचा। अब क्या है, ये प्योर वाटर है, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। मैं ब्लैक से लिखता हूं, नजर नहीं आएगा। तो ये है सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, और ये है सॉल्यूशन। अब क्या होगा, या हाई वाटर कंसंट्रेशन या लो वाटर कंसंट्रेशन हुआ, या फिर ये हाई कंसंट्रेशन हुआ, ये लो कंसंट्रेशन हुआ, फ्लो किधर होना स्टार्ट होगा, इधर 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 इधर, क्योंकि अब तो पानी आना बंद हो चुका है। तो जो भी इसके अंदर होगा वाटर वो सॉल्यूशन में फ्लो करेगा। ऑब्वियसली इसका लेवल 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 बढ़ गया। किसका लेवल, सॉल्वेंट का। कैपिलरी में आपने पहले मेजर किया था, फर्स्ट वन दैट इज इनिशियल आई रहने दो, फिर ये घटते 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 यहां पे आकर रुक गया। अब आप इंतजार कर रहे हो और घटेगा और घटेगा और घटेगा, नहीं अब नहीं घटेगा। क्यों, क्योंकि इसने अटेंड कर लिया है इक्विलिब्रियम। अब हो गया इंतजार की घड़ी खत्म। अब आपकी जरूरत है दबाना है क्या चीज को, इसके पिस्टन को, दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। कब तक दबाना और कितना दबाना है, कितना प्रेशर अप्लाइड करना, एक्सटर्नल प्रेशर ध्यान देना। ये पिस्टन है और पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करोगे, जस्ट अपोजिट होगा। अपोजिट होगा यानी कि जो फ्लो हो रहा था सॉल्वेंट से किधर, सॉल्यूशन की तरफ, अब वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ। तो सर ये वाला ना समझ में आ गया है, तो आप ये कह सकते हो कि हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट, यानी वाटर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सर कस के दबा देना, बेटा कस के नहीं दबाना, इसको दबाते हुए इधर ध्यान देना और इधर ध्यान देना। थोड़ा सा पुशअप किए, ऐसे करके दबाए, अब ये बढ़ा, फिर दबाए, फिर उठा, तो सर बार बार छोड़ छोड़ के दबाना है। जैसे दबाना दबाओ, पुश करोगे, फिर ये बढ़ता चला जाएगा और ये अपने इस लेवल पे पहुंच जाएगा जहां इसका इनिशियल लेवल था। अब जितना प्रेशर यहां अप्लाइड कर रहे हो वो प्रेशर यहां मेजर होगा और वही प्रेशर होगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसी मेथड से आप डिटरमाइन कर सकते हो क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन से, बैर्कले हर्टले मेथड। अभी मत करना कि बार्क ले और हर्टले मेथड है ये, ऐसे मत कहना, अच्छे से कहना, याद रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट लो। अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, उसके बाद आपका क्वेश्चन हो गया गाइस। बिटा दे सर, ये तो हो गया कि समझ में आवेगा कॉन्सेप्ट बेटा, थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्चुअल बने आंसर सॉल्व। आगे आते हैं सर, उसमें कुछ लिखाइएगा नहीं, कुछ क्या बहुत कुछ लिखा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा लिखने की जरूरत उसमें नहीं पड़ेगी। कौन से मेथड में, बैर्कले हर्टले मेथड में। आप बात समझ गए, ये आपके लिए इनफ होगा। अगले टॉपिक पे आते हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर। और यहाँ पे जो मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा वो आप देख चुके होंगे। तो सर आप दिखा क्या नहीं, हम लोग देख चुके हैं, तो इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप सॉल्यूशन में उसको डिफरेंशिएट करो कि सॉल्यूशन जो होता है, सर हम लोग पता है, हम लोग बहुत तरह का सॉल्यूशन पिए हैं, चीनी को पानी में डाल के और कभी चीनी और नमक और पानी मिला करके। गाइस वो वाला सॉल्यूशन जो आपने पिया है वो सॉल्यूशन आप पियोगे और पीते ही रहोगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको 3 तरह का सॉल्यूशन पढ़ाऊंगा। कौन कौन सा, पहला सॉल्यूशन जिसको कहोगे
आइसोटॉनिक, सर टॉनिक पीना है नहीं। पहला सॉल्यूशन आपका होगा जिसको आप कहोगे आइसोटॉनिक सॉल्यूशन, दूसरा होगा जिसे आप कहोगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और थर्ड वन हो जाएगा जिसको कहोगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो तीन तरह का सॉल्यूशन होता है, कौन कौन सा? आइसोटॉनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। गाइस ये एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में जो बाहर का कंसंट्रेशन है, ये सॉल्यूशन के बाहर का कंसंट्रेशन है C1, और C1 के बाद जो आपने इसमें कुछ सेल डाल दिया है, लाइक उसके अंदर तो नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है और उसके अंदर जो है वो कंसंट्रेशन है, दिस वन इज कॉल्ड C2। तो ऐसे केस में C1 बराबर हो जाता है किसमें? C2 में। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं आइसोटॉनिक सॉल्यूशन। क्लियर? आइसोटॉनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटॉनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल आप देखो, इंजेक्शन वगैरह जो पड़ता है उसमें जो पानी होते हैं उस पानी में कौन सा सॉल्यूशन होता है? आइसोटॉनिक सॉल्यूशन होता है, जो कहीं ना कहीं आपके बॉडीज के अंदर जाने के बाद मेंटेन करता है। लेकिन अगर वही सॉल्यूशन को हाइपर और हाइपो बना दिया जाए तो आपकी बॉडी को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। कैसे? डजंट मैटर। आगे आते हैं, कौन सा? हाइपर। तो सर हम होते हुए देखेंगे किसको किसको। तो हाइपर होने दो, फिलहाल आपको हाइपर का मतलब याद रखना होगा। हाइपर का मतलब सर ज्यादा होता है और हाइपो का मतलब क्या होता है? कम होता है। तो कौन ज्यादा कौन कम? हाइपर मतलब क्या होगा? ज्यादा होगा, लेकिन ये हाइपर ज्यादा, दैट इज C1 कंसंट्रेशन हम डाल रहे हैं, और ये कंसंट्रेशन के अलावा दूसरी चीज को डाल रहे हैं जिसको कह रहे हैं आप सेल, और इसके अंदर है C2। आपने एक सेल होता है, अंडे को फोड़कर इसके अंदर डाल दिया, कौन से सॉल्यूशन में? हाइपर। इसके केस में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में C1 का कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ कंसंट्रेशन C2 का कम है। सॉल्यूशन के बाहर पे ध्यान देंगे आप, यहाँ पे C1 किसके बराबर है? C2। हमेशा C1 को कंसीडर करेंगे जो बाहर है। C1 क्या है? ज्यादा, और C2 यहाँ क्या होगा? कम। अंदर वाला क्या होगा? कम। तो ज्यादा कौन है? C1, इसलिए कह रहे हैं हाइपर, बाहर वाले सॉल्यूशन के ऊपर। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाया, मतलब बाहर का कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है और अंदर का क्या है? कम। तो फ्लो जो होगा वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, वो किधर से किधर होगा? ऑब्वियसली है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। तो जब ये फ्लो कर जाएगा, यानी इससे जब ये चीज बाहर निकल जाएगी, तो बाहर निकलने के बाद ये जो अपने साइड से क्या हो जाता है? श्रिंक कर जाता है, द सेल श्रिंक। ठीक है, सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। कैसे? अब मैं इसका एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं। कभी अपने फिंगर को किसमें डाल देना? एक साबुन या सर्फ को घोल करके उस सॉल्यूशन में डाल देना, थोड़ी देर डाल के रखना, फिर बाहर निकालोगे, देखो उंगली आपका बहुत ज्यादा पचक जाएगा। वो पचकेगा क्यों? क्योंकि इसके अंदर का जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो बाहर की तरफ फ्लो हो जाता है, जिसके कारण ऐसा आपको दिखता है। दूसरी चीज, जो एसिड का जो फिनोमेनन है वो भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एसिड जो होते हैं वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, बाहर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है और हमारे सेल का कंसंट्रेशन उसके रिस्पेक्ट में काफी कम हो जाता है। तो जब कभी भी बॉडी में एसिड पड़ता है तो वो क्या करता है? हमारे सेल के वाटर को निकाल देता है, जिसके कारण हमारा सेल डेड कर जाता है। कैसे? श्रिंक करके। ठीक है, तो याद हो गया, दैट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगले केस में आते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फिर से मैं बता रहा हूं, हाइपो का मतलब क्या होगा? कम। कौन सा कम होगा? बाहर का या अंदर का? कहां सोचना है? बाहर के बारे में सोचना है। आइसो में भी बाहर, और हाइपर में भी बाहर, और हाइपो में भी बाहर। आइसो बराबर होगा किसके बराबर होगा? अंदर वाले के बराबर। हाइपर ज्यादा होगा किससे? अंदर वाले से, मतलब C1 का कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा। अब या इस केस में क्या होगा? C1 का कंसंट्रेशन कम होगा और C2 का कंसंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। जस्ट अपोजिट, C1 का कंसंट्रेशन कम, C2 का कंसंट्रेशन ज्यादा। तो अब फ्लो वैसे ही होगा, किधर से किधर? कम से ज्यादा की तरफ, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये सेल क्या हो जाएगा? स्वेल कर जाएगा। जब पानी अंदर घुसेगा तो ऑब्वियसली स्वेल ना करेगा, तो ऐसे केस में सेल क्या कर जाता है? स्वेल कर जाता है। तो ये तीन तरह के एग्जांपल्स होते हैं। अब ये सर स्वेल कैसे करेगा? एक केस में इसको पानी के अंदर डाल दो, रात भर छोड़ दो, दूसरे दिन वो क्या रहेगा? स्वेल रहेगा। क्यों स्वेल रहेगा? क्योंकि वाटर जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और उसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूट है। किसमिस को खाओगे तो मीठा खट्टा टाइप का टेस्ट लगेगा। मीठा खट्टा क्यों लग रहा? क्योंकि उसमें सॉल्यूट ऐड है। मीठा लग रहा मतलब उसके अंदर क्या है? सुक्रोज है। सुक्रोज इज अ सॉल्यूट, तो वो हाई कंसंट्रेशन में, इसलिए वो स्वेल कर जाएगा। तो भाई गाइस, ये था टाइप ऑफ सॉल्यूशन को लेकर के। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर।
फर्स्ट क्लास पसीना पूछ किया गया ना बाबा क्वेश्चन कराने को। पहला क्वेश्चन जो आपका है वो क्या कह रहा, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 6% weight by volume urea in a solution and at 27 डिग्री सेल्सियस। इसमें चार ऑप्शन है आपके पास 20.4, 22.6, 24.6 एंड 32.4। गाइस ये चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, ये तो आपको भी पता है, लेकिन कौन सा है वो आपको कैलकुलेट करना है। मैं थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ कैसे ये सॉल्व होगा। पहले आप ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। तो टाइम स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन सॉल्व आते हैं गाइस। क्वेश्चन के ऊपर आगे जो कह रहा कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, आपको निकालना है क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर। सर क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 6%, क्या 6% वेट बाय वॉल्यूम दे दिया सर, क्या करें? तो गाइस इस वेट ऑफ बाय वॉल्यूम के लिए 6% का मतलब क्या होता है? वेट बाय वॉल्यूम ध्यान देना, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन वेट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करते थे। तो 6% डालने के लिए आप क्या करोगे? 6 ग्राम यूरिया 100 ml वाटर में डालोगे, इनटू 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दोगे, कट करके 6% आ जाएगा। तो इस 6% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब हुआ कि WB जो है वो है 6 ग्राम और गाइस वॉल्यूम जो है वो है 100 ml। रहेगा आगे यूरिया दिया होगा ना, तो यूरिया का मोलर मास होगा 60। कैसे? तो NH2CO और क्या NH2, और ये मोलर मास हो जाएगा 60। यहां तक तो सही है। बचा क्या? बचा अब कुछ नहीं क्वेश्चन में, बस अब आप आंसर बना दो। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर में आता है तो पाई इज इक्वल टू क्या WB इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय MB इंटू B। गाइस यहाँ पे वॉल्यूम किस में लेना है? लीटर में लेना है। वॉल्यूम किस फॉर्म में लेना है? ऑलवेज इन लीटर। वो क्यों? मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि मैंने कहा था मोलरिटी जो आता है वो आता है ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। याद आया कुछ? हाँ सर याद तो आ गया। कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा क्या होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। तो इसको लीटर में आप चेंज कर लोगे। किसको सर? वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम को चेंज करने के लिए क्या करोगे? 1000 से डिवाइड कर दोगे, याद आएगा 0.1। वैल्यूज पुटअप करते हैं। यहाँ टेम्परेचर छूट गया था जो हमने पुटअप कर दिया है। आपको लिखना है अब क्या? WB कितना ग्राम है? 6 ग्राम। आर का मान आपको पता है ना कितना बताए थे? 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर है 300 केल्विन। 300 डिवाइडेड बाय क्या? मोलर मास। मोलर मास कितना है? 60 इंटू वॉल्यूम 0.1। 0.1 से 60 को मल्टीप्लाई कर तो हो जाएगा 6, और ये कट गया, बचा ये और ये। इसको मल्टीप्लाई करोगे 8.21 इंटू 3 तो हो जाएगा 3 2 6 और 24.63 इज द आंसर। आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा ऑप्शन सी। तो सर ये कौन से आरटी का क्वेश्चन था? कैसे? ऐसे मैंने क्वेश्चन दिया था जो बोर्ड पे या जो जनरली पूछे जाते हैं खासकर कंपटीशन एग्जाम में, लेकिन आपको सॉल्व करना है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन पे आता है। हो गया? अगला क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2.11 और क्वेश्चन कह रहा 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। सर धोखा, ठीक है? क्या धोखा हुआ? 200 सेंटीमीटर क्यूब एक्वस सॉल्यूशन दे रहा, मतलब वॉल्यूम आपका दे रहा। अब ध्यान देना, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट लीटर नहीं होता है, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है मीटर का क्यूब। तो बेटा सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ तो ऑब्वियसली वहां पे आप क्या सोचोगे? ml सोचोगे। क्या सोचोगे? ml, ठीक है? और जहां मीटर क्यूब लिखा है वहां किसके बराबर होगा? लीटर के बराबर होगा। तो यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ? सेंटीमीटर क्यूब ना। तो यहाँ पे वॉल्यूम आपका हो गया 200 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन। यानी कोई प्रोटीन है जिसका वेट लिया गया है 1.26 ग्राम। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन एट 300 केल्विन। टेम्परेचर दिया हुआ है केल्विन में ही। अब इसको फिर 273 से ऐड मत कर देना, केल्विन में है ऑलरेडी। इज फाउंड टू बी इतना, ऑस्मोटिक प्रेशर निकला हुआ है 2.57 इंटू 10⁻³ बार। इसके बाद गाइस आपके क्वेश्चन में दिया गया है आर, और आर जो बार में है तो इसलिए इसका मान होगा 0.083। 11 में आपको पढ़ाए थे कि बार्स में कैसे यूज करेंगे, एटीएम में क्या यूज करेंगे और पास्कल में कैसे यूज करेंगे। इसके बाद वाले क्वेश्चन में पास्कल का यूज है।
इसे ध्यान से देखना। आगे टेम्परेचर तो हो ही गया, बचा क्या अगला क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट अ मोलर मास ऑफ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एमबी। क्या हो जाएगा? जस्ट इस क्वेश्चन में आपको अप्लाइड क्या करना है, आपको मोलर मास निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय एम बी इंटू वी। गाइस इस क्वेश्चन में हमें मोलर मास निकालना है, एम बी को बाहर कर दो, डेरिवेशन आपका बन गया एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय पाई इंटू वी। डेरिवेशन सॉल्व। अब आगे का काम आपको करना है, इसका आंसर बनाना है, और आंसर बनाने के बाद जो वैल्यू आती है उसको हमको लिख भेजना है आपको कहाँ, हमारे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको नोट कर लो जल्दी से। अगला क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल एक्सटेंडेड by a solution prepared by the dissolving 1 gram of polymers of molar mass कितना 1,50,000 1,85,000 in 450 ml of water at 37 डिग्री सेल्सियस। मैं इसे मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑस्मोटिक प्रेशर क्या निकालना, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, पहले क्या ना कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सटेंडेड बाय अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम पॉलीमर, मतलब सॉल्यूट का वेट 1 ग्राम है। कोई दिक्कत? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटेंडेड अ पॉलीमर डिसॉल्व इन 1 ग्राम मोलर मास यानी इसका एमबी दिया हुआ, सर कुछ ज्यादा नहीं लिखा हुआ है, 1,85,000 जो है सो लिखा हुआ है। वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 450 ml को कहाँ करोगे, तो सर इसको चेंज कर देंगे हम लोग किसमें, लीटर में, तो ये हो जाएगा 0.45 लीटर गुड ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर हो जाएगा 37 प्लस 273 कितना हो गया गाइस, 300 केल्विन। निकालना क्या, पाई, तो पाई के लिए आप लगाओगे पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय एम बी इंटू वी। कुछ लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा होगा और वो प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट कर देता हूँ। आर के मान पे यहां ध्यान देना, ये आर जो आपसे आंसर पूछ रहा है वो पास्कल में पूछ रहा है। क्वेश्चन पे आप ध्यान दो, आपसे क्वेश्चन कह रहा कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल, किसमें चाहिए उसको, पास्कल में चाहिए। तो आर का मान यहां पे जो आपको पुटअप करना वो पुटअप करना 8.31 इंटू 10⁻3, ये मान आपको पुटअप करना है किसका, आर का, क्योंकि आपसे पाई ऑस्मोटिक प्रेशर का मान एटीएम में या बार में नहीं पूछ रहा, किसमें पूछ रहा, पास्कल में। तो जब कभी भी पास्कल से ये बात रहेगा तो आर का मान आप ये पुटअप करोगे, यहां पुटअप कर दो, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। इसके आंसर को भी आपको कहां लिख करके भेजना है, कमेंट्स बॉक्स में। गुड, आप लोग समझदार हो चुके हो, पता है हमको। आज का सेवा यहीं पे समाप्त किया जाता है। बाबा